नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पे बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपकी जो सिलेबस है बेटा, वो ऑलमोस्ट 90% तक सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसलिए जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जितनी भी प्रीवियस की वीडियोस आ चुकी हैं, ऑन एंड अराउंड 30 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सभी को कवर कर लिया है। ऑन एंड अराउंड हमारी 10 क्लासेस और बची हैं, 10 to 12 क्लासेस जो हमारी रह रही हैं। इनको भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा अपनी एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। और बिलीव मी, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने का अपने सारी की सारी प्रिपरेशन करने का। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे कंटेंट की, हमारी तैयारी की, हमारे सिलेबस की। देखिए बेटा, एक बात समझिएगा, हमने ऑन एंड अराउंड 30 क्लासेस ले ली हैं। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपने ये 30 क्लासेस देख ली प्लस हमारे नोट्स को ले लिया, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% आपका साइंस का पार्ट बेटा कोई भी क्रैक होने से नहीं रोक सकता। हमारे नोट्स के अंदर आपको पूरे का पूरा नोट्स मिलेंगे, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ। यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम आएगा। आप वैसे भी बेटा इस नंबर पे मैसेज करके अपने आप को एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, मैं आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, जिससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। अब हम आज की क्लास की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द, एंड इसमें से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो समझते हैं क्या होता है बेटा। कंबशन क्या होता है? कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आपका एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, हीट देता है। पहली चीज, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या देता है, हीट। अब ये ऑक्सीजन कहाँ होती है बेटा? हमारी ऑक्सीजन होती है एयर में। इसका मतलब यदि मैं किसी सब्सटेंस को एयर में बर्न करती हूँ तो वो क्या देगा, आपका हीट देगा। यहाँ तक समझ में आया? यदि कोई सब्सटेंस को मैं जलाती हूँ तो क्या होगा, वो सब्सटेंस जो हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, हीट देगा, यानी कि गर्माहट देगा। ठीक है, कंबशन के दौरान क्या होता है बेटा, कभी कभी हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन कभी वो फ्लेम के रूप में, लौ के रूप में, और कभी चमकते हुए चीज के रूप में हमें दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा इसे, फ्लेम जैसे कि कैंडल। आपने देखा होगा बेटा कि जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, एक लौ निकलती है, तो ये फ्लेम है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बेटा चारकोल वगैरह की, तो ये क्या करता है, ये हीट देता है। ठीक है, प्लस क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है। क्या करता है, हीट देता है, ग्लो करता है, लेकिन इसके अंदर फ्लेम नहीं होती। ठीक है, फ्लेम बेटा हमारे उन्हीं चीजों के अंदर निकलती है जो क्या कर सकते हैं, वेपराइज कर सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जिनका वेपराइजेशन हो सकता है बेटा, सिर्फ वही जो पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, लौ देते हैं। ठीक, मैग्नीशियम एंड चारकोल बेटा हमारे कैसे सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट और लाइट। मैग्नीशियम का बेटा आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें हम जब मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं,
आपका बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद जो ऐश होती है बेटा, जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को आगे बर्न करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें से हीट और लाइट दोनों निकलती है। अगर मैं बेटा ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में भी फूड किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है। किसका काम करता है, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है बेटा, फ्यूल हमारा वो सब्सटेंस होता है जो उसको बर्न होना होता है। ठीक है, फ्यूल क्या है, फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो कि बर्न होना होता है। यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि कैंडल की जो जोत होती है वो बर्न हो रही है, चारकोल बर्न हो रहा है, एक बिल्डिंग में आग लग गई तो ये जो बिल्डिंग है तो ये क्या है, बिल्डिंग फ्यूल। ठीक है, जो सब्सटेंस बर्न होना होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, फ्यूल। तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा फ्यूल क्या है, फूड। जो भोजन हम करते हैं उसके अंदर फूड हमारा वो भोजन होता है जिसका क्या होता है, आपका रिएक्शंस होता है और फूड हमारे छोटे छोटे पदार्थों में न्यूट्रिएंट्स में टूटता है और हमारी बॉडी को जाके मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हीट और लाइट तो हमारे को सन से भी मिलती है, तो क्या वहां पे भी कंबशन हो रहा है? नहीं बेटा, ये आपका दे रखा है एक्सेप्शन कि हीट के अंदर जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो कंबशन की वजह से नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है, और इसके बारे में आप बेटा आगे जाके बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद बेटा आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि कंबशन होने के लिए, दहन होने के लिए हमारे को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज फ्यूल। फ्यूल को जिसको हम कंबस्टाइबल भी बोलते हैं बेटा, कंबस्टिबल भी बोलते हैं। फ्यूल हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। सीधी सी बात है, सब्सटेंस ही नहीं होगा तो फिर जलेगा क्या? ठीक है। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा, हमारे पास क्या होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बेटा एयर के अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है जिसमें इन्होंने क्या करा, पहले एक कैंडल को लिया जिसकी लौ जल रही थी। ठीक है, अब क्या करा, इस कैंडल के ऊपर क्या करा, एक बर्तन रख दिया, पूरा का पूरा ढक दिया। अब बेटा ये पूरा ढकने की वजह से क्या हुआ कि एयर जो है यहाँ पे खत्म होती चली गई। क्या हुआ, जो इसको एयर मिल रही थी वो खत्म हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इस कैंडल की लो है वो बुझ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो आपकी वो जो आग है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। वो फ्लेम क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। इसी वजह से ऐसा देखा गया है कि जब आपकी आग लग जाती है कहीं पे भी, जब आपकी कहीं पे भी आग लग जाती है तो वहां पे क्या डाला जाता है बेटा, पानी डाला जाता है। पानी का काम क्या होता है, पानी जो होता है बेटा वो ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, यानी कि ऑक्सीजन को हटा देता है। आपको पता है जो हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट है, एयर है, उसके अंदर क्या है, हमारी बहुत सारी गैसेज है, ऑक्सीजन भी है, आपकी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब कुछ है। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे पानी डाला तो इसके आसपास की जो एयर है बेटा, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कौन जगह ले लेगी, पानी जगह ले लेगी। और जब बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होती चली जाएगी, इसकी वजह से ये जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाएगा, आपका बुझता चला जाएगा। ठीक है, एक नेसेसरी कंडीशन बेटा क्या होती है, हीट। यानी कि बेटा हीट से क्या मतलब है यहाँ पे कि आपका जो टेम्परेचर है बेटा वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें हमारा क्या हो सकता है, कोई सब्सटेंस बर्न कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एक माचिस की तिल्ली होती है बेटा, वो एक पेपर को जला देती है। ठीक है, अगर मैं इस पर माचिस की तिल्ली को माचिस से इस पेपर को बर्न करना चाहूँ तो ये बर्न हो जाएगा, लेकिन यही माचिस की तिल्ली से अगर मैं एक लकड़ी को बर्न करना चाहूँ तो ये लकड़ी बर्न नहीं होने की। तो ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये जो कैंडल, इसकी जो फ्लेम थी वो इसके इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंच गई, लेकिन जो टेम्परेचर इसको बर्न करने के लिए चाहिए वो इस माचिस की तिल्ली से नहीं पहुंचा। यानी कि हमारा हीट प्रोड्यूस होना जरूरी है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना जरूरी है। यदि वो इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं पहुंचेगा तो वो चीज बर्न नहीं हो पाएगी। तो हमें यहाँ तक क्या समझ में आया कि कंबशन होने के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहले तो वो सब्सटेंस जिसको हम कंबस्टिबल भी बोलते हैं,
जो कि हमें क्या होगा, बर्न होगा। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो लौ होती है वो जलती रहती है। और तीसरा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, कि आपका जो सब्सटेंस है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यदि आपका सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी वो चीज बर्न नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में समझा किसका, एक पेपर का और एक लकड़ी को। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। इग्निशन टेम्परेचर, बेटा अभी मैंने आपको समझाया, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिसमें जो सब्सटेंस है फायर को पकड़ सके। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं कि एग्जाम्पल्स की, तो बेटा जैसे अल्कोहल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, एलपीजी है बेटा, ये सभी सब्सटेंस क्या होते हैं, इनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसलिए ये सब चीजें जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बेटा, जैसे अगर मान लो लकड़ियां हैं, अब लकड़ी को अगर आप जलाने जाओगे तो लकड़ियां इतनी आसानी से जल्दी से नहीं जलती, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर आप केरोसिन वगैरह कुछ डाल दोगे या पेट्रोल वगैरह डाल दोगे तो ये एकदम से आग पकड़ लेती हैं। किसकी वजह से, क्योंकि बेटा इनके ऊपर किसकी कवरिंग आ गई, पेट्रोल की या केरोसिन की कवरिंग आ गई, और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये लकड़ी में आग लग जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस समझते हैं बेटा, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बहुत इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और क्या होते हैं, इजीली फायर को कैच कर सकते हैं फ्लेम से, जैसे कि कागज। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो फ्लेम की मदद से इजीली फायर को कैच कर पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब बेटा हमें कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे ध्यान रखनी है। Combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than its ignition temperature। यहाँ पे भी बेटा वही बात कही गई है, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल, कंबस्टिबल सब्सटेंस से मतलब है हमारा फ्यूल। ये जो फ्यूल है इसमें जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक ये फायर को कैच नहीं करेगा, जब तक कि इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो किससे कम होगा, इग्निशन टेम्परेचर से आपका कम होगा। फ्यूल के बर्न होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का पहुंचना जरूरी है। दूसरा हमने क्या समझा कि अगर हमें फायर जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट तीनों की ही जरूरत पड़ेगी। अगर इन तीनों में से एक भी चीज अब्सेंट है तो वो फायर हमारी नहीं लगेगी या फिर वो फायर हमारी बुझ जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ऑयल। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखिएगा कि पानी का हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं या ऑयल होता है उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या करेंगे बेटा, आपका यूज करेंगे तो हमारा जो पर्सन है वहां पे या कुछ भी है उसे करंट लग सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ऐसी कंडीशंस में बेटा हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है फ्यूल जैसे पेट्रोल के लिए। ये क्या करता है बेटा, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कॉन्टैक्ट होता है उसे खत्म कर देता है। आपको बेटा क्या है बात याद रखनी है, दो चीजें यहाँ पे देखिए मैं समझाती हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। जो ऑयल होता है, ठीक है, आप ऑयल वाले सब्सटेंस में बेटा वाटर से बुझाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आग ऑयल की वजह से लग रही है, ठीक है, या ऑयल से आग है, तो अगर आप उसे पानी से बुझाएंगे नहीं बुझेगा। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो पानी होता है वो कैसा होता है बेटा, हैवी होता है। हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऑयल में आग लगती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके अप्लायंसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अब इसमें क्या हुआ बेटा, मैंने आपका क्या करा, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छिड़क दी। अब क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भी हैवी होती है, किससे, ऑक्सीजन से। लेकिन
दोनों में डिफरेंस क्या है, पानी हैवी था तो वो सेटल डाउन हो गया ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है तो हैवी होने पे ये क्या करती है बेटा, एक्सपेंड करती है खुद को, क्या करती है, एक्सपेंड करती है, फैलाती है, और वो क्या करेगी बेटा, उस फ्यूल को क्या करेगी, कवर कर लेगी एक ब्लैंकेट की तरह। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा उस फ्यूल को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उस फ्यूल के बीच में और ऑक्सीजन के बीच का जो कांटेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे अच्छा आपका माना गया है, क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में, मॉल्स में एक रेड कलर का सिलेंडर जो होता है वो देखने को मिलता है, जो टंगा रहता है। तो बेटा उसके अंदर जो वो होती है गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, जिसका यूज किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, जिसमें इन्होंने क्या करा है कि 2 कप लिए, पहला कप और दूसरा कप। ठीक है, एक कप में इन्होंने क्या करा, पानी भर दिया, एक कप में क्या करा इन्होंने, पानी को भर दिया। अब इन दोनों ही कप के नीचे क्या जला दी, फ्लेम जला दी, क्या जला दी, फ्लेम जला दी। तो इन्होंने देखा कि ये वाला जो कप है ये तो बर्न हो गया, ये वाला कप तो बर्न हो गया, बट ये वाला जो कप है ये बर्न नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई भी कि ऐसा किस वजह से हुआ होगा? ये देखिए बेटा, ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इस कप के अंदर क्या था, पानी था, क्या था, पानी था। तो इस कप में जो पहुंचने वाली हीट थी वो क्या हो रही थी बेटा, पानी को ट्रांसफर हो रही थी। इस कप में जो हीट जा रही थी वो पानी को ट्रांसफर होती थी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कौन सा, कंडक्शन का प्रोसेस, हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इस कप का इग्निशन टेम्परेचर था, इस कप का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो रीच ही नहीं हुआ। रीच नहीं होने की वजह से ये जो पानी है बेटा ये गर्म हुआ और ये आपका बर्न नहीं हुआ। ये एक्टिविटी बेटा आपकी दी हुई है, इसे याद रखेंगे कि ये वाला जो कप है ये बर्न किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि इस कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच ही नहीं हुआ। इसका जब पानी नहीं था तो इग्निशन टेम्परेचर आपका रीच हो गया था, इसमें नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा मैच स्टिक, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पुराने समय में बेटा जो हमारी मैच स्टिक थी वो कैसे बनती थी कि पाइन वुड जो होता था, एक लकड़ी का पीस होता था पाइन वुड, उसको सल्फर में डुबोया जाता था और उसका यूज किया जाता था। उसके बाद हमारा मॉडर्न सेफ्टी मैच बॉक्सेस बने जिसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया जाता है था, कुछ ग्लू एंड स्टार्च की मदद से, जो कि आपके मैच की जो हेड होती थी, तिल्ली जो होती थी बेटा उस पे लगाया जाता था। लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस था बहुत हार्मफुल था, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब क्या हुआ, अब आजकल जो बनती है वो क्या बनती है बेटा, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड हमारी तिल्ली पे होते हैं, और जो हमारा मैच बॉक्स का जो सरफेस होता है उस पे क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, और क्या होता है, ग्लास पाउडर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारा आप ये दोनों आपस में क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, जब आप तिल्ली से मैच बॉक्स से तिल्ली जलाते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो रेड फॉस्फोरस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या करता है, बर्न करता है, यानी कि आग लगती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कंबशन के टाइप की। बेटा हमारे पास होते हैं 3 तरह के कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, रैपिड कंबशन, बेटा रैपिड कंबशन क्या होता है, वो कंबशन होता है जो कि बहुत फास्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या करा, मैं मैच स्टिक लेके गई, स्टोव के पास लेके गई, ठीक है, यहाँ से गैस निकली, गैस जल गई, तो एकदम से क्या हुआ, रैपिड कंबशन, यानी कि हम यहाँ पे कॉज है,
इस सबसे बड़ी बात क्या है रैपिड कंबशन में, यहाँ पे क्या है, कॉज है, कारण है। यहाँ पे हम इंटेंशनली कंबशन कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस होता है जो अनइंटेंशनली होता है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता और वो एकदम से हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा देखा गया है कि हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, जो बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है तो वहाँ पे क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो पत्तियाँ जल जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर फास्फोरस को हम खुला छोड़ दें तो बेटा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो बर्न हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जो अनइंटेंशनली होते हैं, जो हमारे को एकदम समझ में भी नहीं आते, अपने आप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और एक्सप्लोजन नाम से ही पता चल रहा है बेटा, क्रैकर्स में जो होता है, जैसे बम पटाखे वगैरह होते हैं, जो ऐसे कंबशन जो कि इतने बड़े अमाउंट पे हो कि उसमें से बहुत ज्यादा हीट, लाइट और साउंड निकले, ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा फ्यूल की। अभी हम जैसे इतनी देर से कह रहे हैं कंबशन होने के लिए फ्यूल का होना बहुत जरूरी है, फ्यूल नहीं होगा तो कंबशन क्या होगा। तो फ्यूल होता क्या है, फ्यूल वह पदार्थ होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है जलने पर, जैसे कि लकड़ी, चारकोल, केरोसिन, ऑयल। एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, जो सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, इजीली कंबस्टिबल हो, इजीली पोर्टेबल, यहाँ से वहां ले जाया जा सके, डज नॉट जनरेट गैस और रेजिड्यू, ऐसी गैस या कोई रेजिड्यू ना जनरेट करे जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को गंदा करे। फ्यूल एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। फ्यूल एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए कि कितना हीट प्रोड्यूस करता है जो वो 1 kg ऑफ फ्यूल को कंबशन करता है, यानी कि अगर 1 kg ऑफ फ्यूल हमारा बर्न होता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, वही हमारी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और ये कैसी होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। और ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है। यहाँ से बेटा कुछ बातें आप याद रखेंगे। अगर हमारा कंबशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट, यदि हमारा कंबशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो जो हमारे कार्बन फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, बेसिकली जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से एक टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं, एक हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं, और वो कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यदि इनका कार्बन फ्यूल्स का बेटा या फॉसिल फ्यूल्स का अच्छे से कंबशन हो जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लेकिन यहाँ पे भी एक आपका बेटा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। अब आपको एक बात बेटा यहाँ पे याद रखनी है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, सल्फर होते हैं, नाइट्रोजन होती है। ठीक है। तो बेटा जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मात्रा में, तो ये क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है। सीएनजी बेटा ज्यादा क्लीनर फ्यूल माना जाता है डीजल और पेट्रोल से। अब बेटा आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन होती है बेटा सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। पहली चीज, पहले काउ डंग का और वुड का यूज किया जाता था, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो कंपैरेटिवली सबसे कम होती है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा बेटा, जितना पुरानी चीज होगी, जितनी ओल्ड चीज होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी कम होगी, और जितनी एडवांस चीज होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी हाई होगी। ये ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी, यदि आपको ये टेबल याद नहीं हो पा रही है तब, कि पुरानी चीज होगी तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, और हाई जो एडवांस चीजें होती हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। काउ डंग, वुड, कोल, ठीक है, ये तीनों चीजें बेटा हमारी पुराने टाइम में यूज की जाती थी, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। ठीक। उसके बाद बेटा आजकल जो यूज की जाती है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, इनका यूज किया जाता है। ठीक है। तो
क्योंकि बेटा ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक ही कैटेगरी के आते हैं, तो तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। और आपके सीएनजी और एलपीजी की ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, हमारे बेटा घरों में जो यूज की जाती है फ्यूल, वो क्या यूज की जाती है, एलपीजी यूज की जाती है। किस लिए, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए क्या यूज किया जाता है, एलपीजी गैस को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा फ्लेम की। फ्लेम के ऊपर मैंने अलग से भी एक क्लास ले रखी है, एक बार हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेंगे। देखिए बेटा, फ्लेम के अंदर क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं। ठीक है, फ्लेम के अंदर क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं। जो पहला जोन होता है, ठीक है, ये ब्लू जोन होता है, जिसको हम आउटर जोन बोलते हैं। दिस इज द मिडल जोन, येलो कलर का होता है। और जो थर्ड नंबर पे होता है इनर जोन, ये ब्लैक कलर का होता है। पहली चीज याद रखेंगे, जो आउटर जोन होता है, जो सबसे पहला जोन होता है ब्लू जोन, इसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट कंबशन हो जाता है। कंप्लीट कंबशन हो जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है। इस वजह से इस एरिया को हम नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से कोई आपको चमकती हुई रोशनी नहीं दिखती। ठीक है, हमें जो जनरली आंखों से दिखता है बेटा, वो येलो कलर का जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है। क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है मिडिल जोन में। और जो हमारा अंदर बेटा होता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आउटर जोन नॉन ल्यूमिनस रहता है, मिडिल जोन ल्यूमिनस रहता है, और इनर जोन में क्या होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं। आउटर जोन सबसे ज्यादा गर्म होता है और इनर जोन सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है बेटा, कैंडल हमारी किस वजह से बर्न होती है, क्योंकि जो इसकी जो मोम होती है, मोल्टन वैक्स क्या करती है, वेपराइज करती है। क्या करती है, वेपराइज करती है। यदि कोई सब्सटेंस वेपराइज नहीं करता तो फ्लेम जनरेट नहीं होती। इस बात को याद रखेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कैंडल प्रोड्यूस करता है लाइट कैसे, हीट को रिलीज करके, और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन, जिसमें वैक्स क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। वो सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं बर्निंग के दौरान, वही फ्लेम जनरेट करते हैं। केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स हमारे ऐसे दो सब्सटेंसेस हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लेम जनरेट करने के लिए। याद रखिए, केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स। ठीक है, सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होते बेटा, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि चारकोल। जो ब्लैक रिंग बेटा हमें ग्लास प्लेट पे देखने को मिलती है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करती है कि जो हमारा ल्यूमिनस जोन है उसके अंदर भी हमारा क्या है, कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, वहां पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन। क्या होता है, पार्शियल कंबशन। पार्शियल कंबशन होने की वजह से मतलब क्या है, पूरा कंबशन नहीं हुआ, तो यानी कि कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स तो होंगे। तो इसलिए जब हम कैंडल फ्लेम के ऊपर एक आपका यहाँ पे प्लेट लेके जाते हैं ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके ब्लैक कलर के सर्कुलर रिंग्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो ब्लैक सर्कुलर रिंग्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे इस जोन में क्या है, अनबर्न्ड बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, फ्लेम जो होती है कलर की फ्लेम का जो कलर होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एक्स ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, और टेम्परेचर कितना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे चीजों को। Which of the following statements about zones of a candle flame is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा कैंडल फ्लेम के बारे में सही नहीं है। Non-luminous part of a flame is the zone of complete combustion. अभी हमें बताया था बेटा, हमारे कैंडल के क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं। पहला जोन, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है। दूसरा जोन हमारा येलो कलर का होता है, और तीसरा जोन हमारा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, जो पहला जोन होता है इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। येलो जोन में पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कंबशन हमारा ऑलमोस्ट होता ही नहीं है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। क्या होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर।
ठीक, कंप्लीट कंबशन होने की वजह से जो आउटर जोन होता है सबसे ज्यादा हॉट होता है और इनर जोन सबसे कम हॉट होता है या फिर कोल्ड कह सकते हैं। तो अब क्या है बेटा, नॉन ल्यूमिनस पार्ट कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है सबसे पहले वाला, नॉन ल्यूमिनस पार्ट के कहते हैं कंप्लीट कंबशन का है, तो ये बात बिल्कुल सही है। टेम्परेचर होता है जो मिडिल जोन का और नॉन ल्यूमिनस पार्ट का सेम होता है, ये बात गलत है बेटा। अगर टेम्परेचर सेम होता तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती? सीधी सी बात है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। येलो पार्ट जो होता है फ्लेम का वो पार्शियल कंबशन का होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, येलो पार्ट में पार्शियल कंबशन होता है। और होता किस वजह से है पार्शियल कंबशन? क्योंकि बेटा जो अंदर का हिस्सा होगा जितना, वहां पे ऑक्सीजन की उतनी कमी होती चली जाएगी। और हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा फ्लेम जनरेट करने में हेल्प करता है, हीट जनरेट करने में हेल्प करता है। तो जहां ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी वहां पे कंबशन भी अच्छा होगा। Innermost stone does not support burning and comprises unburnt wax paper। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस व्हिच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। हमें बताना है बेटा इनमें से कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि बर्न करने पे क्या देगा, फ्लेम देगा। तो हमने अभी क्या बात करी थी, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं बेटा, वेपराइज होते हैं। जो सब्सटेंस वेपराइज होगा बेटा वही हमारी फ्लेम भी देगा। तो वेपराइज कौन सा सब्सटेंस हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। क्या हमारे पास है? बिल्कुल है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। कहते हैं बेटा कलर जो होता है फ्लेम का वो किस पे डिपेंड करता है? वैसे तो बेटा इन तीनों पे ही डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो हम बेस्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो बेटा कलर जो होता है बेसिकली आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी, ऑक्सीजन सप्लाई पे और नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे। ठीक है, अगेन देखिए बेटा इसको मैच द फॉलोइंग की तरह पूछा गया है फ्लेम के बारे में। हॉटेस्ट पार्ट बेटा हमारा कौन सा होता है, जो आउटर मोस्ट जोन होता है। मॉडरेटली हॉट हमारा कौन सा होता है, मिडल जोन। और लीस्ट हॉट कौन सा होता है बेटा, हमारा इनर जोन। ठीक, ये कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू मेल्ट गोल्ड, गोल्ड को पिघलाने के लिए एक गोल्ड स्मिथ क्या करता है, आउटर मोस्ट जोन जो होता है फ्लेम का उसको ब्लो करता है मेटल पाइप की मदद से। आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो नियरेस्ट होता है और गर्म नहीं होता। बेटा नियरेस्ट होता है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उतना गर्म नहीं होता, गलत बात है बेटा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, टू हॉट टू ब्लो। ठीक है, तो ये सही हो जाता। अब इसमें नॉट टू हो गया तो इसलिए अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोल्ड स्मिथ ब्लोस ए जोन ऑफ द फ्लेम। गोल्ड स्मिथ क्या करता है, कौन से जोन को ब्लो करता है? अभी अभी हमने पढ़ा बेटा आउटर मोस्ट जोन को। किसको करता है, आउटर मोस्ट जोन को। ठीक, अब देखिए बेटा ये मैच बॉक्स से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, which of the following substances are present on the rubbing surface of match box। ये कहते हैं बेटा मैच बॉक्स की जो रबिंग सरफेस होती है जिसपे हमने ये रब करते हैं, ये वाला जो सरफेस होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अभी बताया था बेटा क्या चीज प्रेजेंट होती है, ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। तो जब हम मैच स्टिक यहाँ से क्या करती है बेटा, स्ट्रक करती है, तो ये रेड फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और पोटेशियम फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर ठीक है आपका क्या करता है, फ्लेम जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सीएनजी और एलपीजी अंडरगोस कंप्लीट कंबशन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जब बेटा कंप्लीट कंबशन होता है तो हमारे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो अभी हमने बताया था बेटा कंप्लीट कंबशन होने पे हमारी कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, जो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, अभी हमने बताया था किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है,
विच फ्यूल हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग? कौन सा फ्यूल होगा जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी? तो देखिए बेटा, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हमने बताया था किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। अब हाइड्रोजन वहाँ ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, एलपीजी की होती है, इसलिए घर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अगर हम 3.7 kg फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो वो इतनी एनर्जी देता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? तो बेटा अभी मैंने बताया था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 kg आपकी आपकी जो फ्यूल है उसे बर्न करने में जो हमारी हीट जनरेट होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। किलो जूल पर केजी, तो बेटा इसी को रख दीजिए। आप क्या करेंगे 1665 इंटू 10⁸ 3.7, तो बेटा जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन कोल। हमने कहा था जितना पुराना आइटम होगा, ठीक है, पुराने जमाने में यूज होता होगा, उतनी ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। तो कोल पहले यूज होता था, ये आज के जमाने की चीज है, तो ये तो बेटा सही लग रही है। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है कोल की वो आपकी ज्यादा होती है वुड से, तो ये भी बात सही है क्योंकि वुड तो उससे भी पुरानी चीज है, तो ये भी सही लग रहा है। ये कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस की ज्यादा होती है एलपीजी से, नहीं बेटा, एलपीजी की सबसे ज्यादा होती है और बायोगैस तो बहुत सबसे कम होती है इसकी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अब बेटा मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक तरह को 3 तरीके से पूछा गया है एक एक क्वेश्चन को। अगर आपने यहाँ पे समझ लिया ये चीज तो ये समझ लीजिए आप किसी भी क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। देखिए हमें 4 तरह के फ्यूल दे रखे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, स्टेट दे रखी है, इग्निशन टेम्परेचर दे रखा है। आपको सबसे पहले बात क्या याद रखनी चाहिए, अगर इग्निशन टेम्परेचर जो होगा, अगर वो टेम्परेचर हमारा हाई होगा तो हमें किसी भी चीज को बर्न करने में टाइम लगेगा, और अगर इग्निशन टेम्परेचर हमारा लो होगा तो सीधी सी बात है वो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेगा। तो हर हाल में इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। तो जब हमारी डोमेस्टिक फ्यूल्स की बात आए, घर में यूज होने वाले बेटा फ्यूल्स की बात आए, तो सबसे पहले चेक कीजिए इग्निशन टेम्परेचर। किसे चेक करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट किस में है बेटा, इसमें है, तो यहाँ तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगेन। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, 2 केसेस हैं। क्या है, 2 केसेस हैं, 2 में हमारा मॉडरेट मिल रहा है। अब हमारा इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट है तो नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू। क्या चेक करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू, और साथ में स्टेट। अब क्योंकि बेटा स्टेट दोनों की सेम है तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी वही हमारा अच्छा फ्यूल माना जाएगा। तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई किसकी है, बी की। सो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब इसकी ये एक और वेराइटी है, इसे समझ लीजिए। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, चीजें चेंज है। इग्निशन टेम्परेचर चेक कीजिए पहले, इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। अब बेटा मॉडरेट मुझे यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। ठीक, अब इसमें अगर मैं देखूं बेटा, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, मॉडरेट है, और यहाँ पे कैसी है, हाई है। ठीक, कैसी है, हाई है। अब क्या है बेटा, यहाँ पे स्टेट पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्टेट क्या है, सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड। अब बेटा अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो क्या हम अपने घर के अंदर, लॉजिक लगाइएगा बेटा, यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है कि क्या हम अपने घर के अंदर सॉलिड चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम लकड़ी का यूज करेंगे अपनी कुकिंग के लिए, क्या हम फ्यूल्स में आपकी चारकोल वगैरह का यूज करेंगे, कोल चारकोल का, नहीं। हम किसका यूज करते हैं बेटा, लिक्विड एलपीजी गैस का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, ई आपका सही हो गया। देखिए एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ रखा है और ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले चेक करना है इग्निशन टेम्परेचर, उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, हाई, और फिर साथ में लेकिन स्टेट पे भी ध्यान देना है क्योंकि हम डोमेस्टिक फ्यूल की बात करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल में बेटा सॉलिड चीज को हम घर में नहीं यूज करते बल्कि किसको यूज करते हैं, लिक्विड एलपीजी गैस को यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल दैट बर्न्स विद द फ्लेम। हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे मटेरियल को जो क्या करते हैं बेटा, फ्लेम देते हैं। तो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? तो बेटा आपको पता है जो कोल आपके कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो कभी भी फ्लेम नहीं देते। तो कोल चारकोल ये कैसे हैं? कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। एक मैन है, क्या करता है, एक आपका एक्स प्रोडक्ट को लेता है जिसको वो यूज कर रहा है, फ्यूल को लेता है कुकिंग के लिए। अगेन डोमेस्टिक फ्यूल के लिए पूछा गया है। तो एक्स हमारा बेटा उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं बेटा, लो होगा तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगी चीजें जल्दी से। लो इग्निशन टेम्परेचर हटा दीजिए। इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए और चीप होना चाहिए, ये बात तो सही है। और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए और नॉन टॉक्सिक, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट की तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, विच फ्यूल बर्न्स विद फ्लेम। कौन सा फ्यूल बेटा फ्लेम के साथ बर्न करता है? जो सब्सटेंस क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, जो आपके जल सकते हैं वही तो फ्यूल बर्न करेंगे फ्लेम के साथ। जो जल ही नहीं सकते बेटा वो कैसे आपके क्या बोलते हैं फ्लेम देंगे, नहीं देंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं 99538 99262। सो गाइज दिस इज ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।